नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। मानसिक और आत्मिक बल प्रदान करता है योग, कहा श्रुति चौधरी ने। साइबर ठगों ने बुजुर्ग दंपत्ति को 17 घंटे तक घर में ही किया डिजिटल अरेस्ट। हरियाणा में मानसून सप्ताह भर पहले आने की संभावना, किसानों के खिले चेहरे। लू लगने से बचें, आवश्यक कार्य से ही घर से निकले, कहा डॉक्टर विनोद अंचल। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा है कि योग केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुशासन भी है। यह मन की शांति, आत्मा की शुद्धता और जीवन में संतुलन बनाने की कला है। श्रुति चौधरी 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भीम खेल परिसर में आयोजित जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रही हैं। डीसी महावीर कौशिक ने कहा कि योग को हमें अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विशाखापट्टनम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का सीधा प्रसारण दिखाया गया। प्रदेश की सिंचाई एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि योग हमें आत्मनियंत्रण, अनुशासन और सकारात्मक दृष्टिकोण की दिशा को मार्गदर्शित करता है। योग की महत्ता को देखते हुए आज विश्व के सभी देशों में योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विश्व भर के लोगों ने ये जान लिया है कि नियमित रूप से योगासन और प्राणायाम कर हम स्वस्थ रह सकते हैं। श्रुति चौधरी ने कहा कि योग न केवल हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को सशक्त करता है, बल्कि हमें मानसिक और आत्मिक बल भी प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया तनाव और भय से जूझ रही थी, तब योग ने अनेक लोगों को मानसिक शांति दी और उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान की। उन्होंने कहा कि योग प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है। हमें गर्व है कि भारत की यह प्राचीन योग परंपरा आज वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त कर चुकी है। इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिनके अथक प्रयासों से 21 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिली। वर्ष 2015 से यह दिन पूरी दुनिया में उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 27 मई से आरंभ हुए योग कार्यक्रमों ने पूरे प्रदेश में नई ऊर्जा का संचार किया है। कहा कि योग मुक्त और नशा मुक्त हरियाणा संदेश के थीम पर आधारित यह योग दिवस को नियमित रूप से योग करने के साथ साथ किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने के बारे में प्रेरित करेगा। ये कितना सुंदर है। ये तो करोड़ों लोग एकात्म होकर के हमारे साथ आज जो योग कर रहे हैं, इसको हर दिन कर लेना। 0% हेल्थ बजट आ जाएगा परिवार में। लाखों करोड़ रुपए हर साल, लगभग 10 लाख करोड़ रुपए दवाओं में खर्च हो रहे हैं और फालतू में खर्च कर रहे हैं, खुद लुट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। भाई अब ये ड्रग माफिया, मेडिकल माफियाओं के चक्कर में मत पड़ना रे। हमारी जो प्राचीन जो ये नॉलेज है, जो संतों की दी हुई हमारी कितनी पीढ़ियां पुरानी ये जो विद्या है, वो उसको पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है। और ये इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है। अपने संबोधन में उन्होंने एक बहुत प्रेरित किया सबको कि किस तरीके से सबको इसकी तरफ जाना चाहिए, ताकि एक कनेक्टेडनेस के बारे में उन्होंने बात किया कि हम किस तरीके से प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी खुद की प्रकृति को किस प्रकार से बैलेंस करते हुए हमें आगे जन आंदोलन बनाए जाने की बात भी कही गई है। योग बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने कई घोषणाएं भी जो है इस मंच से की है। कहा है कि कई जो है 100 के आसपास जो है व्यायामशालाएं और साथ ही योग जो है वो खोले जाएंगे। इस तरह से देखती हैं? बिल्कुल, जैसे पूरा जो फोकस है कि हमारे जो बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारे प्रदेश देश का स्वास्थ्य अच्छा हो और हरियाणा में नशा मुक्त हो। लोग हमारे जो बच्चे हैं हेल्थ की तरफ दौड़ लगाएं और आगे खूब अपने जो प्राप्ति है, जैसे कहते हैं पहले प्रथम शरीर ज्ञान, तो उसके बाद प्राप्ति। महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री हैं, 11 साल हो चुके हैं सरकार की, 11वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आपको नहीं लगता कि महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए एक दिन नहीं पूरे साल जो है योग करवाना होगा?
स्कूली विद्यार्थी, महिलाएं बहुत सशक्त हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाए हैं सशक्तिकरण के लिए, ये बहुत सराहनीय है। हमारा आप देखिए कि किस तरीके से बार बार उन्होंने हरियाणा को चुना, चाहे लिंग अनुपात की बात हो। यहाँ पे जब भी लिंग अनुपात की बात आया करती थी तो हरियाणा सबसे आगे था। आज आप देखिए कि कितना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक अभियान उन्होंने शुरू किया, वो भी हमारे धरती से शुरू किया और उसमें मेहनत करके प्रदेश की सरकार ने माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, अब माननीय सैनी साहब के नेतृत्व में आगे काम कर रहे हैं इस दिशा में और बहुत ज्यादा फर्क अब लिंग अनुपात में भी आया है। फ्लड मैनेजमेंट को लेकर के भी बाकी क्या तैयारियां हैं? अभी बरसात का सीजन आ रहा है। ये लगातार मेरी मीटिंग्स चलती हैं इस पे, माननीय सीएम साहब की भी हुई हैं, मेरे साथ हमारी कंबाइन भी हुई हैं। मैं खुद लगातार अपने आप डिपार्टमेंट की ये समीक्षा लेती रहती हूँ और यही हमारी चिंता है कि पूर्ण रूप से सारे की सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं फ्लड मैनेजमेंट के वो टाइमली हों ताकि कहीं दिक्कत ना हो। प्रधानमंत्री के योग दिवस के उपलक्ष्य में भिवानी की जनता को बहुत बहुत बधाई। और आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में भीम स्टेडियम भिवानी में जिला स्तरीय आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिले के सभी वृद्ध एवं बच्चे और जनमानस को शामिल किया गया है। हमारा लक्ष्य आयुष विभाग का यही है कि हर एक घर तक, हर एक व्यक्ति तक योग को पहुंचाया जाए और योग को एक सिर्फ हमें 21 जून के एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के एक दिन का न होकर के ये पूरे हम चाहते हैं कि योग को जीवन शैली में अपनाया जाए और एक है ना, जैसे हम खाते हैं नहाते हैं उसी तरह से योग को भी है ना दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाए। इसी सिलसिले में हमारे जिला भिवानी में आयुष विभाग के अंतर्गत 71 योगशालाएं हैं, जिनमें 71 योग सहायक तैनात हैं और सभी में गांव में भी है ना हम योग को दैनिक रूप से करवा रहे हैं। यहाँ पे अगर पूरे भिवानी में देखा जाए तो योग दिवस के उपलक्ष्य में हमारा भीम स्टेडियम में जिला स्तरीय प्रोग्राम, हर एक खंड स्तर पर भी एक योग दिवस का प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ पे एसडीएम साहब या बीडीओ साहब ने चीफ गेस्ट हैं और वो अच्छे से करवा रहे हैं। इसके अलावा राजीव गांधी कॉलेज, CBLU, राधा स्वामी सत्संग भवन और हमारा गवर्नमेंट लेगिया में भी ये प्रोग्राम चला हुआ है और हम चाहते हैं कि हमने कोशिश की है अब की बार कि मैक्सिमम लोगों को उन्हें योग से जोड़ा जाए। और मैं यही कहूँगा अंत में कि आयुष विभाग आपसे फिर पुनः अपील करता है कि योग को सिर्फ एक दिन का खेल न समझा जाए, योग को जीवन शैली में अपनाया जाए और स्वास्थ्य को उत्तम बनाया जाए। हरियाणा में साइबर ठगी के हौसले बुलंद हैं। पुलिस की सजगता के बाद भी साइबर ठग नए नए तरीकों से लोगों से साइबर ठगी कर रहे हैं। भिवानी की DC कॉलोनी में एक बुजुर्ग व्यक्ति एवं महिला को साइबर ठगों ने 17 घंटों तक डिजिटल अरेस्ट किया और जिंदगी भर की कमाई पर हाथ साफ कर दिया। DC कॉलोनी में एक व्यक्ति को 31,25,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। वहीं बुजुर्ग व्यक्ति ने मामले की शिकायत साइबर ऑनलाइन और भिवानी साइबर थाना में दी है, पर अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। साइबर ठगी के पीड़ित बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि वह रिटायर्ड मैनेजर है और उसके पास एक कॉल आई थी जिस पर एक महिला का कॉल आया और उसने कहा कि आपके आधार कार्ड से फर्जी सिम निकली है और इसके बाद साइबर ठगों ने उन्हें बातों में उलझा लिया और 17 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर लिया। बुजुर्ग व्यक्ति एवं उनकी पत्नी को घर पर ही 17 घंटों तक कॉल करते रहे जब तक पैसे RTGS के माध्यम से लगभग 31,25,000 रुपए ट्रांसफर नहीं करवा लिए। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि उनके बच्चे घर से बाहर गए हुए थे और साइबर ठगों ने किसी से भी बात न करने को कहा था और उन्हें नहीं पता चला कि कब क्या हुआ और एक तरह से साइबर ठगों ने उन्हें अपने वश में कर लिया और 31,25,000 की साइबर ठगी कर ली। पीड़ित परिवार ने गुहार लगाई है कि साइबर ठगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए और लोग साइबर ठगी का शिकार न हों, इसके लिए आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मैं मिस्टर सत्यपाल कौशिक की बेटे की वाइफ हूँ, बहू हूँ मैं उनकी। तो ये जो भी स्कैम हुआ है इसमें जो हमें जितना लॉस हुआ है
सबसे पहले तो इन्हें डराया गया है, फिर हिप्नोटाइज भी किया गया है, मेंटली टॉर्चर भी किया गया है। तो जो सब इन्होंने सफर किया ना, हम तो यही चाह रहे हैं, देखो जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ भी ना हो। और पुलिस भी अपना वर्क कर रही है, पर वो और अच्छे से करे। हो सकता है हम लोगों की हेल्प से या हम लोग इससे पूरे प्रोसेस में माध्यम बने तो कोई बड़ा से बड़ा रैकेट पकड़ा जाए। हम तो यही चाहते हैं, मीडिया से भी, और लोग भी इस चीज से अवेयर हो, कम से कम इस तरह के स्कैम में बातों में ना आए। पुलिस को जैसे ही 2 दिन बाद हम, मेरे जो ब्रदर हैं वो और उनकी वाइफ जो ऐसे ही घर पर आए हैं, तो पापा और मम्मी बिल्कुल डरे हुए थे। वो तो यही था कि वो हमसे बात भी ना करें, पर जैसे ही बच्चों को पापा के मुंह से ऐसे निकला कि हमें हाउस अरेस्ट किया गया, तो हम लोगों को लगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, घर पर आकर बिना पुलिस के कौन हाउस अरेस्ट कर सकता है। तो जैसे भी बच्चों ने फिर वो नंबर वगैरह, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह व्हाट्सएप से निकाले, उन्होंने सर्च किया लैपटॉप से, तो उन्हें यही पता चला कि कुछ ना कुछ स्कैम हुआ है। तो तभी साइबर सेल में कंप्लेन किया गया, और उसके बाद तो जो प्रोसीजर है वो चल ही रहा है। हम लोग तो एक्चुअली हरिद्वार रहते हैं, और ये सब घूमने के लिए बद्रीनाथ गए हुए थे। ये सब सारा जो प्रोसीजर है वो पीछे से ही हुआ। हो सकता है कोई उनके लिंक में हो, उनको जानकारी हो कि हम लोग यहाँ पर नहीं है, तो हो सकता है उन्होंने इस सब चीजों का भी एडवांटेज उठाया हो। तो यही मांग करते हैं कि देखो जो है हम लोगों का पैसे का भी रिकवरी हो, और सबसे मेन तो बात मैं तो यही चाहूंगी कि जो भी इस रैकेट के, इस स्कैम के पीछे है, वो पूरा जो उनका लिंक है वो पकड़ा जाए, तो ताकि और लोगों को सफर ना करना पड़े। मेरा नाम सत्यपाल है और मैं सेंट्रल हाउसिंग कॉर्पोरेशन से रिटायर हूँ। 2015 31 जनवरी 2015 रिटायर हुआ था, और मैंने अपनी जमा पूंजी बैंक में जमा कर रखी थी, पोस्ट ऑफिस वगैरह में। मेरे पास 9 तारीख को 8:35 पर एक कॉल आई। लेडीज बोल रही थी कि आपका आधार कार्ड गुम हुआ है, तो उससे आपका बायोमेट्रिक दूसरी सिम निकाल के वो आदमी आपके फोन से महिलाओं को और लड़कियों को गलत सलत बातें करता है, और आपकी उसके ऊपर FIR दर्ज हुई है। और उस नंबर को कटवाने के लिए हम आपको एक नंबर देते हैं, उस नंबर पर आप कॉल करो। जब मैंने उस नंबर पे कॉल किया तो उन्होंने वो जो मेरे को मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ दिया, और डराया धमकाया, ये किया वो किया, और डिजिटल मोबाइल खुलवा के मेरे से वो वीडियो कॉल पर बात करनी शुरू कर दी, और मेरे से भी और मेरी मिसेज से भी सारा दिन बात करते रहे, पूरी रात बातें करते, 17 घंटे तक कंटिन्यू चीटिंग बात चलती रही। डराते रहे, धमकाते, तेरे बच्चे कहाँ हैं, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उठवा देंगे, डरा डरा के हमारा को ऐसा कर दिया। हम सुन हो गए। उसके बाद 10 तारीख को बोला सुबह जज बैठेगा 10 बजे, और CBI के बड़े बड़े अधिकारी बैठेंगे। जज बोलेगा नहीं, CBI अधिकारी बोलेगा, वो आपसे क्वेश्चन करेगा, आपने उनका जवाब देना है। तो 10 बजे ऐसा ही प्रोसेस चल हुआ। उसने पूछा आप कहाँ नौकरी करते थे, कहाँ थे, कितना आपके पास बैलेंस है, कहाँ से ले, क्यों ले, आपकी सब इंक्वायरी होगी, पैसा बताओ, ये बताओ। ये करते करते फिर जज उठ के चला गया, और उन्होंने कहा 10 मिनट बाद डिसीजन आएगा। वो जज साहब ने फाइल पे क्या नोटिंग की है, आपने उसका पालन करना है। उसके बाद 10 मिनट बाद कॉल आई कि भी आपकी ये 2 एफडी हैं जो पोस्ट ऑफिस में, इनको आप तोड़ो, जाओ अभी अभी जाओ, किसी को बताना मत, बैंक वालों को नहीं, पोस्ट ऑफिस वालों को नहीं बताना, ये नहीं करना, वो करना, किसी से बात नहीं करनी। ऐसे ऐसे डरा करके हमें फोन को साथ लेके जाना है, स्विच ऑफ रखना है, ये ऐसे डरा दिए। और हम चले गए पोस्ट ऑफिस, हमने अपनी वो FD थी वो तोड़वा दी, लिक्विडेट करा दी, अकाउंट में आ गई। फिर कहते हैं अगले दिन बताएंगे क्या करना है इनको, आप पंजाब नेशनल बैंक में आपका मेन अकाउंट है, इस पैसे को इसमें ट्रांसफर कर दो। अगले दिन 11 तारीख को फिर उन्होंने अपना जज बैठाया, वो यही प्रोसीजर चलाया, और फिर कहा हम आपको एक एड्रेस देते हैं, इस एड्रेस पे आप ये पैसा ट्रांसफर कर दो, RTGS करा दो। फार्म लेके आए हो, हमने बोला था आपको, मैं लेके आया हूँ, इस फार्म को भरो, ऐसे भरो, ऐसे भरो, ये कॉलम भरो, और चेक काटो इतने 31,25,000 का, और ये इस अकाउंट में डाल दो। मैंने ऐसा ही किया, क्योंकि मैं तो उनके वसीभूत था, मुझे कुछ होश हवास नहीं था। मैं किसी को बताना चाहता था, कोई बता नहीं पा रहा था, कोई किसी से पूछा नहीं, कुछ नहीं हुआ, और डायरेक्ट ये काम हो गया। उसके बाद बोला घर आ जाओ। घर आने के बाद जो आप वहां से UTR नंबर लेके आना, और आपके फोन में वो आई होगी, उसकी OTP आई होगी, वो दिखाओ, मतलब मैसेज जो आया है आगे इतने पैसे ट्रांसफर हो गए, मैसेज दिखाओ, ये फोटो खिंचाओ, ये करो, वो करो। उसके बाद कोई बात नहीं, 6 बजे तक
मेरे बच्चे थे बाहर गए थे, वो आए, बच्चों ने आके पूछा ऐसे घबरा रहे हो, क्या बात है, क्या है? मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे हाईजैक हो गए और अब ऐसे ऐसे लुटेरों ने पैसा लूट लिया साइबर क्राइम में। जब तो अकल नहीं, जब थोड़ा थोड़ा दिख मार है कि मैं लुट गया हूँ, तब बच्चों ने वो साइट खोल के पोता पोती ने देखा, देख करके मेरे फोन से नंबर आया तो नंबर मिलाए उन्होंने, सभी नंबर मिला के उन्होंने कहा कि बाबा आपको ठग लिया गया है, कितने पैसे गए? मैंने कहा 31,25,000 रुपए गए बेटा। ओहो बाबा, बहुत बड़ी रकम थी। तभी मेरी पोती ने अपने पापा से कहा पापा ये कंप्लेंट कराओ साइबर सेल में। उन्होंने पंचकुला साइबर सेल में कंप्लेंट कराई रात को ही। उन्होंने रात को रिप्लाई दिया कि सुबह जाके के सतपाल जी को लेके जाना और वहां जाके भिवानी साइबर सेल में रिटर्न में कंप्लेंट करो। मैं वहां गया, कंप्लेंट कराई, कंप्लेंट का लिंक नहीं हो रहा था क्योंकि जो पहले 2 नंबर थे वो मेरे घर पे रह गए और बाकी नंबर में ले गया। शाम को 4 बजे फिर बुलाया, फिर गया। एसएचओ साहब ने कहा कि सर सतपाल आपका ये 10 तारीख में फाइल लिंक होती है जबकि होनी 9 में चाहिए। मैंने कहा सर 2 नंबर और हैं, ये आप देखिए। तब उन्होंने वो 2 नंबर डाले तो लिंक हो गए एकदम से। कहता हाँ अब हो गया, और उन्होंने बढ़िया फाइल लिखी, बढ़िया काम किया। वो मैं उनके काम से संतुष्ट हूँ साइबर सेल के, वो लगातार लगे हुए हैं काम पे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा पैसा रिकवर हो, मुझे कुछ पता लगे तो मेरी हेल्प के लिए मैं जो है कहीं कहीं घूम रहा हूँ। जो कोई मुझे सलाह देता है भाई मीडिया से मिलो या उससे मिलो, मैं ऐसे अपने वो जेब निकाल रहा हूँ और मैं दुआ करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा साइबर सेल इतना अच्छा काम कर रहा है, वो मेरे को कुछ रिकवरी करके दे तो मैं मेरा जीवन चले। हरियाणा में इस बार मानसून सप्ताह भर पहले आने की संभावना है, जिसके चलते किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। किसानों का कहना है कि मानसून जल्दी आने से फसलों को फायदा होगा और जमीन के जल स्तर में भी सुधार होगा। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि 2-3 दिन में बरसात की संभावना है। गांव पालुवास निवासी किसान राजेश ने बताया कि गर्मी ज्यादा पड़ रही है, अगर बारिश आती है तो वह फायदेमंद रहेगी। कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि पिछले 3-4 दिनों में तापमान में काफी गिरावट हुई है। वहीं अभी भी तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। अब फिर से गर्मी बढ़ी है, अगले 3-4 दिन में बारिश की संभावना है। भिवानी के कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि पिछले 3-4 दिनों से तापमान में काफी गिरावट हुई है। वहीं तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। अगले 3-4 दिन बारिश की संभावना है। अधिकतर एरिया में बारिश के साथ साथ तेज हवाएं, गरज और चमक का भी अनुमान है। उन्होंने बताया कि इस बार केरल में मानसून 1 सप्ताह पहले पहुंचा था, उसी के अनुरूप ही मानसून आगे चलता है। अभी राजस्थान में मानसून की बारिश हो रही है और 1 सप्ताह पहले प्रवेश कर गया है। डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए जिन किसानों ने धान की रोपाई करनी है तो वो 1-2 दिन इंतजार करें। जब मानसून की अच्छी बरसात हो जाए उसके बाद ही धान की रोपाई करें। वहीं गांव पालुवास निवासी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि हरी मिर्च, भिंडी, तोरियां और ज्वार की फसल की बिजाई कर रखी है। गर्मी के कारण बार बार पानी देना पड़ रहा है। जब तक मानसून नहीं आएगा तब तक ट्यूबवेलों के भरोसे सब्जी और फसल है। जमीन के पानी से सिंचाई के कारण ट्यूबवेल का पानी भी खराब हो रखा है और जल स्तर भी नीचे चला गया है। इससे फसलों में काफी नुकसान हुआ है। मानसून आने के बाद फसलें अच्छी होंगी और पानी की कमी भी महसूस नहीं होगी। गर्मी ज्यादा बढ़ रही है जी, बारिश आ जाए तो बारिश में फायदा है। गर्मी में पशुओं में, आदमियों में, फसल में, सब हर एक चीज में नुकसान है। बारिश में फायदा है जी, बारिश होनी चाहिए अच्छी। इस तरह की फसल में ज्वार से जिस तरह सब्जी है, बाजरे हैं, हमारे धान भी लगाओ, धाना में फायदा है। इनमें कपास को कुछ बाड़ी बूढ़ी में सब में फायदा है जी बारिश का, और गर्मी का नुकसान है। बारिश आ तो भी किम नुकसान नहीं जी, फायदा है। क्यों? पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है। अगर पानी खराब हो गया धरती में, पानी पीने का भी नहीं रहा गाँव में, बारिश बड़ा कम मीठा पानी हो जाएगी। अभी आप ट्यूबवेल से पानी बहुत नमकीन हो रहा है जी, क्योंकि बारिश होने को नहीं और पानी की चाय ज्यादा हो रही है जी। और ये सब्जी बो रखी है जी, भिंडी की, हरी मिर्च की, तोरी बो रखी है, ज्वार है। और गर्मी के कारण जी सारी फसल बार बार पानी देना पड़ रहा है। और जब तक मानसून नहीं आएगा इतने ट्यूबवेलों का पानी भी खराब हो रहा है जी, नीचे पानी का स्तर जा रहा है, तो इस तो बहुत नुकसान है जी ज्वार में, बाजरा में, कपास में, सारी खेती में। तो बताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि 1 सप्ताह पहले मानसून मांगो, तो उससे कितना फायदा होगा? हाँ, उससे जी बहुत बढ़िया फायदा रहेगा जी। 1 सप्ताह पहले आना है
मानसून आने के बाद जी फसल सारी अपना आप जी बहुत अच्छी फसल हो गया है। और धान में भी इसमें भी ज़्यादा पानी जो चाहिए है उन फसलों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, पानी का स्तर रह जाएगा। और अपना खासकर भिवानी जिले में इसमें तो ड्राई एरिया है, इसमें तो पानी की बहुत वो हो रही है किल्लत वैसे ही, तो पेयजल की समस्या हो रही है इसकी है जी, तो नहर कमारी है तो बहुत फायदा रहेगा जी। तो जी स्पेशल तौर पे तो धान की फसल होगी जी, और ये सब्जियों में ज़्यादा फायदा होगा। और उसमें क्यों ज़्यादा पानी चाहिए है, उसमें जमींदार का काम नहीं चलता जी। जो पिछले 3-4 दिनों की बात करें तो तापमान में पहले के कंपैरिजन में काफ़ी गिरावट हुई है। अभी जो तापमान है वो 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना हुआ है। अभी आज से फिर दोबारा से गर्मी देखने को मिल रही है, और आगे का हमारा मौसम पूर्वानुमान यही है कि आज के बाद जो है वो बारिश जो है होने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन लगातार बारिश की संभावना है। और कल परसों और उससे अगले दिन यानी लगातार 3 दिन ज़्यादातर क्षेत्रों में भिवानी डिस्ट्रिक्ट के बारिश होने की संभावना बन रही है। और ये इसके बारिश के साथ साथ तेज हवा, थंडर स्टॉर्म, गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना बन रही है। मध्यम बारिश और 22 तारीख में तेज बारिश का अनुमान भी लगाया जा रहा है। जैसे जो मानसून का जो प्रारंभ होता है जिसको ऑनसेट बोलते हैं, केरला में जब फर्स्ट टाइम मानसून हिट करता है तो वो अब की बार 1 सप्ताह पहले हिट हुआ। उसी वजह से उसके अनुरूप ही जो मानसून की आगे गतिविधियां बढ़ी है और उसके आगे मानसून की प्रोसेस उसी हिसाब से आगे चलती रही है। तो उसी हिसाब से अभी राजस्थान में जैसे मानसून की बारिश देखने को मिल रही है, वहाँ भी 1 सप्ताह पहले बारिश का आगमन हो चुका है। उसके अनुरूप भी हरियाणा में होने की संभावना है। और कल आज के बाद या आज मध्य रात्रि से बारिश की संभावनाएं हरियाणा के लगभग क्षेत्रों में बढ़ेगी। और स्पेशली भिवानी में अगले 3 दिन जो है बारिश की संभावना बन रही है। अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान में भी काफ़ी गिरावट आई है। न्यूनतम तापमान जो है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में आ गया है, और जो अधिकतम तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। अभी आने वाले दिनों में जो है वो बारिश की अच्छी संभावना बन रही है। मौसम में बदलाव के चलते बुजुर्गों और बच्चों की सेहत का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इन दिनों उल्टी, दस्त और पीलिया के मरीज काफी संख्या में आ रहे हैं। यह कहना है अंचल अस्पताल के संचालक डॉक्टर विनोद अंचल का। उन्होंने बताया कि तेज गर्मी के कारण लू लगने से अनेक तरह की बीमारियां पनप रही हैं, जिनसे बचने के लिए बार बार तरल पदार्थ लेते रहना चाहिए। घर से बाहर यदि आवश्यक कार्य है तो ही निकलें, और यदि बाहर निकलें तो चश्मा लगाकर, सिर ढक कर निकलें, ताकि लू और इसके कारण होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। वर्तमान में चल रहे मौसम में थोड़ी सी सावधानी हटते ही लोगों की सेहत बिगड़ जाती है और अस्पताल के चक्कर उन्हें लगाने पड़ रहे हैं। इस बारे में अंचल अस्पताल के संचालक डॉक्टर विनोद अंचल ने कहा कि इस मौसम में सेहत का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। अधिक गर्मी से सीधे एसी कूलर वाली जगह पर जाने से तुरंत प्रभाव से स्वास्थ्य खराब होता है, जिसमें उल्टी, दस्त, खांसी, जुकाम और बुखार होना शामिल है। यदि ऐसे सिम्टम्स लगते हैं तो तुरंत प्रभाव से चिकित्सक की सलाह लेकर दवा लें और पूरी सावधानी बरतें। वहीं डॉक्टर अंचल ने बाहर जाने के बारे में भी बताया कि इस गर्मी में लू से बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। आजकल जो मौसम चल रहा है, बहुत गर्मी का मौसम है। इसके दौरान जो पेशेंट आ रहे हैं वो अपने उल्टी, दस्त, पीलिया, ये जो पेशेंट हैं ये ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। टाइफाइड के पेशेंट भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये जो सारा लू लगने के पेशेंट आ रहे हैं, इनकी संख्या ज़्यादा है। इनसे बचाव के लिए सर क्या कुछ जो है आमजन इसको ध्यान में रखें? हाँ, इसके लिए ये है कि जब कड़ी धूप हो तो बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। जब घर से बाहर निकले तो सर को ढक के रखें और चश्मे लगाएं, आँखों को कवर करें और पानी बार-बार पिएं। घर से निकलने से पहले पानी का सेवन ज़रूर करें। किस उम्र के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं? इसमें सभी उम्र के बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, सभी आयु के लोग इस तरह से रोगों से ग्रस्त होकर आ रहे हैं। बुजुर्ग हैं जो उनके लिए क्या कुछ जो हिदायतें हैं वो देना चाहेंगे आप? बुजुर्गों का ये है कि वो गर्मी से बचाव करें, ठंड के अंदर रहें, तरल पदार्थ बार-बार लेते रहें। आम पन्ना है, अपना ORS का घोल है, मौसमी फ्रूट्स वगैरह है, ये चीज़ का आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। और अब चलते चलते सड़क दुर्घटनाएं देश के लिए एक गंभीर समस्या बन गई हैं। ये दुर्घटनाएं न केवल असमय लोगों की जान ले रही हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी हानि पहुंचा रही हैं।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में हर वर्ष 4,80,000 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें 18 से 45 वर्ष की आयु के 1,88,000 लोग मारे जाते हैं। इस कारण भारत को हर वर्ष सकल घरेलू उत्पाद का 3% नुकसान उठाना पड़ता है। यह अत्यंत गंभीर मुद्दा है। गडकरी ने माना कि देश के लिए सबसे गंभीर समस्या सड़क दुर्घटनाएं हैं। उपरोक्त आंकड़े चिंताजनक हैं, न केवल जन की हानि के लिहाज से, बल्कि इस लिहाज से भी कि इस उम्र के लोग श्रम बल में सर्वाधिक उत्पादक आयु वर्ग के लोग हैं। देश की अर्थव्यवस्था में इसी आयु वर्ग के लोग सर्वाधिक योगदान देते हैं। गडकरी ने यह भी बताया कि इन दुर्घटनाओं में हर वर्ष 10,000 किशोरों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। केंद्रीय मंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं को प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों से भी एक तेज माना है। सड़क हादसों में मारे जाने वाले या घायल होने वालों में कितने ही लोग अपने घर के अकेले कमाने वाले सदस्य होते हैं, जिसका असर उनके पूरे परिवार पर पड़ता है। कमाने वालों की मौत होने, दुर्घटना होने या अपंग हो जाने पर घर की आर्थिक स्थिति तो बिगड़ती ही है, स्वास्थ्य व चिकित्सा क्षेत्र पर भी बोझ बढ़ता है। इससे परिवार की क्रय शक्ति प्रभावित होती है, जो अंततः देश की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करती है। केंद्रीय मंत्री ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकार को सड़क दुर्घटनाओं के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया है। कई बार सड़क डिजाइन में कमियों के कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटना के अन्य कारणों में लापरवाही से ड्राइविंग, तेज गाड़ी चलाना, सड़क पर अनियमित गड्ढे, मोड़ और यातायात नियमों की अनदेखी भी शामिल है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मानसिक और आत्मिक बल प्रदान करता है योग, कहा श्रुति चौधरी ने। साइबर ठगों ने बुजुर्ग दंपत्ति को 17 घंटे तक घर में ही किया डिजिटल अरेस्ट। हरियाणा में मॉनसून सप्ताह भर पहले आने की संभावना, किसानों के खिले चेहरे। लू लगने से बचें, आवश्यक कार्य से ही घर से निकले, कहा डॉक्टर विनोद अंचल। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हाल।